लेक्चर 9 के पहले भाग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने अभी तक जो 8 लेक्चर्स हमारे हुए हैं उसमें हमने कैलकुलस, अलजेब्रा और ऑप्टिमाइजेशन की शुरुआत कर ली है। हमने पिछले लेक्चर में ग्रेडियंट डिसेंट की बात की थी और इस लेक्चर में और इस पूरे हफ्ते हम ग्रेडियंट डिसेंट पे ही चर्चा करेंगे। हम कम से कम 2 उदाहरण लेंगे। पहला उदाहरण जो होगा वो होगा लीनियर रिग्रेशन, जो कि सबसे लोकप्रिय, जिसे मैं कहूँगा सबसे पॉपुलर मेथड है हमारा जो डेटा होता है उसको उसके रिलेशनशिप को समझाने में। दूसरा लेक्चर जो दूसरा मेथड होगा जो जिसकी हम बात करेंगे वो होगा लॉजिस्टिक रिग्रेशन। और लॉजिस्टिक रिग्रेशन एक्चुअली रिग्रेशन का मेथड नहीं है, वो क्लासिफिकेशन का है। उसके पहले हम रिग्रेशन क्या है ये समझाएंगे। रिग्रेशन मतलब डेटा को फिट करना, डेटा को समझाना, डेटा का एक मॉडल बनाना। तो लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन हम उदाहरण के तौर पे लेंगे और हम उस पे ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम जो है हमारा, उस उदाहरण पे हम अपना ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम रन करेंगे। हम इस हफ्ते कोडिंग भी करेंगे। तो फिर से जो रिग्रेशन, जो हम 2 रिग्रेशंस की बात कर रहे हैं, हम उसको एक्चुअली पाइथन में कोड करेंगे और हम उसको पाइटॉर्च में भी कोड करेंगे। तो पाइटॉर्च भी पाइथन पर ही है, मगर बिना पाइटॉर्च यूज़ किए हम ग्रेडियंट डिसेंट का कोड शुरू से लिखेंगे और उसके बाद हम उसी मेथड को पाइटॉर्च में कैसे बुलाते हैं, एक सिंपल एपीआई कॉल है, सिंपल फंक्शन कॉल है, उससे हम ऑप्टिमाइजेशन करने वाले हैं। तो ये दोनों मेथड जानना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको खुद से भी लिखते बनना चाहिए और आपको अगर कोई एक हमारे पास कोई अच्छा टूल है, अच्छा कोई लाइब्रेरी है, उससे भी आपको ऑप्टिमाइजेशन करते बनना चाहिए। तो ये दोनों हम चीज़ करेंगे और इससे हमारा जो जिसको मैं बोलूँगा बेसिक जो एमएल है और ऑप्टिमाइजेशन है, वो दोनों क्लियर हो जाएगा। अगले हफ्तों में हम थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड एल्गोरिथम्स में जाएंगे। हम स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट और जो ग्रेडियंट डिसेंट के दूसरे वेरिएंट्स हैं उसकी बात करेंगे। और आखिरी के जो 1 या 1.5 हफ्ता है उसमें हम बात करेंगे डुअलिटी की, केकेटी कंडीशंस की। यानी अभी तक हम अनकंस्ट्रेंट प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, अब कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम को कैसे ऑप्टिमाइज करें। यानी कि ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन लिखा है, नीचे कंस्ट्रेंट्स लिखे हैं, उसको कैसे ऑप्टिमाइज करें। तो हम डुअलिटी, लैग्रैन्जियन डुअलिटी की बात करेंगे और फाइनली हम न्यूरल नेटवर्क की बात करेंगे। हमने न्यूरल नेटवर्क थोड़ा बहुत देख लिया है, बट हम फिर से उसको देखेंगे आगे चल के थोड़ा और गंभीरता के साथ और डिटेल में देखेंगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं लीनियर रिग्रेशन की। तो लीनियर रिग्रेशन क्या है? तो मैं फिर से एक छोटा सा उदाहरण दूंगा जो कि हमने शुरू की क्लास में देखा था कि अगर मान लीजिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं और आपकी खून की जांच होती है और आपको खून की जांच में आपके बहुत सारे पैरामीटर्स आते हैं। सीबीसी काउंट, सीबीसी आता है, H1BAC आता है, कोलेस्ट्रॉल आता है, फिर आपके हाइट, वेट, जिसको हम बीएमआई कहते हैं, बॉडी मास इंडेक्स भी आता है। तो ये सब जो चीज़ें अगर आपके पास हैं और मैं आपसे अगर प्रश्न करूं कि आपके जो ब्लड टेस्ट के हिसाब से आपको डायबिटीज़ होने की क्या संभावना है, या आपको कोई एक और कोई बीमारी है या कोई कंडीशन है उसके होने की क्या संभावना है। हम नहीं चाहते हैं कि किसी को भी बीमारी हो, लेकिन बीमारी यहाँ फिर भी होती है। तो उसको हम पहले से कैसे पता लगा लें कि आप कितने ज़्यादा उस बीमारी के लिए प्रोन हैं, हम कैसे पता लगाएं। ये एक रिग्रेशन प्रॉब्लम है। और ये कैसे सॉल्व होती है? ये ऐसे सॉल्व होती है कि हमारा जो डेटा सेट होता है, हमारे पास एक डेटा सेट है लोगों की ब्लड रिपोर्ट का और उनके डायबिटीज़ होने की जो कंडीशंस हैं, उनकी प्रॉबिलिटी है, उसके उन दोनों का एक हमारे पास एक डेटा सेट है। उस डेटा सेट को हम यूज़ करेंगे, हम अपना मॉडल ट्रेन करेंगे और सिंपल मॉडल ट्रेन करेंगे, लीनियर मॉडल ट्रेन करेंगे। और उसके बाद अगर कोई भी नया ब्लड टेस्ट आता है तो उस मॉडल में उस ब्लड टेस्ट को डाल के हम ये पता लगा सकते हैं कि उस व्यक्ति के डायबिटिक होने की क्या संभावना है, क्या प्रोबेबिलिटी है। तो एक ही उदाहरण है। दूसरा उदाहरण अगर मैं आपको बताऊं कि किसी एरिया में, मान लीजिए दिल्ली में, मुंबई में, अगर आप एक घर खरीदना चाहते हैं तो आप किसी एरिया में जाके देखेंगे घर और उसका स्क्वायर फीट, उसका लोकेशन, उसके घर की बनावट, कौन से फ्लोर में है, वगैरह वगैरह, बहुत सारी कंडीशंस होती है घर की। तो क्या आप उस घर की कंडीशंस को देख के उसका प्राइस डिटरमाइन कर सकते हैं? तो ये भी एक तरह का रिग्रेशन प्रॉब्लम है। तो हमारे पास एक डेटा सेट होगा घरों का और उनके उनके दामों का, और हम उससे एक मॉडल ट्रेन करेंगे और हम उसमें अपना रिग्रेशन लगा लेंगे। तो ऐसी तमाम जो मशीन लर्निंग प्रॉब्लम्स हैं उसको हम रिग्रेशन से सॉल्व कर सकते हैं। हम इस क्लास में लीनियर रिग्रेशन कर रहे हैं, मगर जो आइडिया हम इसमें देंगे वो नॉन लीनियर रिग्रेशन में भी वही आइडिया आएगा, और न्यूरल नेटवर्क एक तरह का नॉन लीनियर रिग्रेशन ही है। तो ये मशीन लर्निंग का
सबसे फाउंडेशनल, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है, अहम प्रॉब्लम है। इसको समझने के बाद आप बहुत सारी चीज़ें अपने आप समझ सकते हैं। तो हम लीनियर रिग्रेशन किस लिए बात कर रहे हैं, तो शुरुआत करते हैं। तो आप यहाँ पे स्क्रीन में देख रहे हैं कि हमारे पास 2 वर्ड लिखे हुए हैं, एक वर्ड है मॉडल और दूसरा वर्ड है फिटिंग। तो लीनियर रिग्रेशन में जो 2 वर्ड्स हैं, लीनियर और रिग्रेशन। लीनियर का मतलब होता है हमारा मॉडल लीनियर है। मॉडल लीनियर का मतलब ये है कि जो हमारा जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है, यानी जिसको मैं x बोलूँगा, और जो हमारा आउटकम है जिसको मैं y बोलूँगा, उन दोनों के बीच में जो रिलेशन है, उन दोनों के बीच में जो संबंध है, उस संबंध को हम मॉडल कहते हैं। उनके बीच में क्या मॉडल है, घर के दामों में और स्क्वायर फीट में क्या मॉडल है, डायबिटिक होने की संभावना में और कोलेस्ट्रॉल काउंट में, कोलेस्ट्रॉल का जो नंबर है LDL या HDL, उन दोनों में क्या संभावना है, या फिर ब्लड शुगर और डायबिटिक होने में क्या संभावना। तो ये जो है इसे हम मॉडल कहते हैं। और फिटिंग का मतलब, रिग्रेशन इज फिटिंग। रिग्रेशन मतलब कि उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, उसको हमको फिट करना है, उसको हमको समझना है। तो ये हमारा जो है मॉडल और फिटिंग का मतलब है। तो लीनियर रिग्रेशन हम क्यों करते हैं? लीनियर रिग्रेशन हम इसलिए करते हैं क्योंकि सबसे पहली बात तो ये आसान है। दूसरी बात ये है कि ये एक्चुअली कई प्रॉब्लम्स में लीनियर रिग्रेशन, कई डेटा जो हैं उसमें लीनियर रिग्रेशन उस डेटा को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता है, उस डेटा के बारे में बता पाता है। तो लीनियरिटी ज़रूरी नहीं है कि डेटा x और y, जो हमारे जो ऑब्जर्वेशन है, जो हमारा एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है और जो हमारा ऑब्जर्वेशन है x और y, उन दोनों के बीच में मॉडल लीनियर होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन लीनियरिटी से हम कम से कम अपना पहला अच्छा मॉडल बना सकते हैं, और बहुत जगह लीनियर मॉडल्स बहुत बढ़िया काम करता है। तो इसलिए लीनियर मॉडल समझना ज़रूरी है। तो एज आई सेड, जैसे मैंने बताया कि लीनियर मॉडल जो होता है वो हमारा एक लीनियर मैपिंग होता है बिटवीन x एंड y। अब x और y क्या है? x और y हमारा डेटा सेट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा xi और yi, i इज इक्वल टू 1 to n, यानी हमारे पास बहुत सारे डेटा पॉइंट्स हैं, x1 y1 का पेयर, x2 y2 का पेयर, ऐसे xn yn का पेयर, ऐसे n डेटा पॉइंट्स हैं। और यहाँ पे जो x वेरिएबल है वो आप देख सकते हैं कि एक्चुअली एक वो वेक्टर है, डी डायमेंशनल वेक्टर है। और जो हमारा yi है, जो हमारा ऑब्जर्वेशन है कि घर का दाम क्या है, डायबिटिक है कि नहीं है, इवन अगर x हमारा इमेज हो सकता है, y उसका लेबल हो सकता है कि वो डॉग है कि कैट है कि लायन है। तो yi इज अ स्केलर नंबर, मेनी टाइम्स इट कैन बी वेक्टर ऑल्सो, बट इट्स ऑल्सो स्केलर। इन दिस केस हम लोग अभी स्केलर की बात कर रहे हैं। तो हमारा yi जो है स्केलर है, यानी हर डी डायमेंशनल के लिए एक स्केलर है। ऐसे बहुत सारे हमारे पास पेयर्स हैं। तो ये हमारा जो है, ये हमारा डेटा सेट है, ठीक है। हम ये अज्यूम कर रहे हैं हमारा डेटा सेट है। अब जो अगला प्रश्न ये है कि भाई लीनियर मॉडल हम कैसे मॉडल करते हैं? तो लीनियर मॉडल बहुत ही आसान है। हमारा मॉडल है, हम ये बोलना चाह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि डेटा ये फॉलो करता है। इस बारे में ये बात आपको ध्यान से सुननी होगी कि असल में डेटा कुछ तो फॉलो कर रहा है, कोई तो मॉडल फॉलो कर रहा होगा, वो हमें पता नहीं है। हम ये मान के चल रहे हैं कि वो लीनियर मॉडल है, या लीनियर मॉडल एक अच्छा मॉडल है, और हम उसको मानने के बाद अब उसमें पैरामीटर्स को ऑप्टिमाइज करेंगे उसके, ठीक है। तो लीनियर मॉडल क्या होता है? लीनियर मॉडल हमारे केस में है yi इज थीटा ट्रांसपोज xi, यानी हम कह रहे हैं कि हर yi जो है वो कोई थीटा वेक्टर है, थीटा ट्रांसपोज xi है। असली में अगर मैं इसमें थोड़ा और आपको इसमें ध्यान से हम अगर देखें तो ये कुछ ऐसा है कि yi इज थीटा 1 xi1। ये अगर मैं इसे इक्वेशन 1 बोलूँगा, और अगर हम इक्वेशन 2 देखें, मैं इक्वेशन 2 को ही खोला हूँ, तो yi इज xi थीटा 1 xi1 प्लस थीटा 2 xi2 प्लस थीटा d xid, यानी कि जो मेरा xi है वो एक डी डायमेंशनल वेक्टर है, और मैंने उसको खोल दिया है। तो थीटा जो है थीटा 1 से लेकर थीटा d हो गया है, और xi जो है xi1 से xid हो गया है। कई लोग उसमें यहाँ पर थीटा नॉट भी ऐड कर देते हैं। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि जो हमारा xi है वो d+1 डायमेंशनल वेक्टर हो गया है, लेकिन आखिरी नंबर इसका 1 है, ठीक है। तो ये थीटा d+1 हो गया। या आप ये मान सकते हैं कि xi जो है वो d-1 डायमेंशनल वेक्टर है, और आखिरी जो है उसका dth कंपोनेंट जो है उसका 1 है। तो
इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं मतलब ये बस मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमने थीटा नॉट भी ऐड किया है, हालांकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है हमारे मॉडल में, ठीक है। तो मैं इसलिए इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, वाई आई इज थीटा ट्रांसपोज टाइम्स एक्स आई इज ए वेक्टर, थीटा इज द पैरामीटर। इन दोनों का इनर प्रोडक्ट लेकर, यानी थीटा ट्रांसपोज एक्स आई लेकर हमने हमारा वाई आई, हम ऐसा कह रहे हैं कि वाई आई ऐसा आ रहा है और हमें वो थीटा निकालना है जो कि ये दे दे। कई लोग चूंकि ये अगला प्रश्न है कि भाई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये हो, तो आप इक्वल टू साइन कैसे लगा सकते हैं? तो उसका बहुत ही सिंपल आंसर है कि ठीक है, आप एक एन आई ऐड कर दीजिए, नॉइस ऐड कर दीजिए, मतलब कि जहाँ पे जो गैप है हम उसको एन आई में डाल दिए, तो अब ये मॉडल जो है मैथमेटिकली एक्यूरेट है, ठीक है। तो ये तो हमारा मॉडल हुआ वाई आई और एक्स आई के बीच में, जहाँ पे थीटा ट्रांसपोज जो है ये हमारा लीनियर मॉडल का पैरामीटर है, ठीक है। तो ये हमारा पैरामीटर है जो कि खुद भी डी डायमेंशनल वेक्टर है, ऑलराइट। तो ये हमारा मॉडल हुआ। अब ये जो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये एक हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं। मैंने केवल एक एक्स आई जो डी डायमेंशनल है उसमें मैंने केवल एक पॉइंट लिया है, एक्स आई 1, ठीक है। अब प्रश्न ये है कि अगर मॉडल लीनियर है, देखिए डी डायमेंशनल वेक्टर को मैं यहाँ पे स्क्रीन में नहीं दिखा पाऊंगा, इसलिए मैं समझने में आसानी हो इसलिए मैं y और xi को ऐसे दिखा रहा हूँ। प्रश्न ये है कि अगर y और xi 1 के बीच में मॉडल लीनियर है, यानी कि उसके बीच में लाइन है, तो वो लाइन कौन सी है? आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने जो हमारे डेटा पॉइंट्स हैं, ये हमारे डेटा पॉइंट्स हैं, ये आपको जो करीब 6-7 डेटा पॉइंट्स यहाँ दिख रहे हैं, इनके और ये y है, इनके बीच में मैंने बहुत सारी लाइंस ड्रॉ करी हैं, है ना। और आपको ये बताना थोड़ा मुश्किल होगा कि भाई ये वाली लाइन बेस्ट लाइन है जो डिस्क्राइब करती है हमारे डेटा को, कि ये वाली लाइन बेस्ट लाइन है। क्लियरली ये लाइन तो उतनी अच्छी नहीं है, या ये लाइन भी उतनी अच्छी नहीं है। तो हमारा जो बेस्ट लाइन है, हमारे जो मॉडल है, वो बेस्ट मॉडल कौन सा है, ये हम कैसे पता लगाएं? वो कौन सी लाइन है जो एक्स आई और वाई आई के बीच में, एक्स और वाई के बीच में, उन दोनों के बीच में जो रिलेशन है उसको बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन करती है, ये क्वेश्चन है, राइट। तो आपको दिख रहा होगा कि भाई लाइंस बहुत सारी हो सकती है, तो बेस्ट लाइन कौन सी है, ये क्वेश्चन हमें पता लगाना है। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है कि व्हाट इज द बेस्ट थीटा। देखिए लाइन जो है वो थीटा डिटरमाइन कर रहा है, राइट। तो इसलिए बेस्ट लाइन मतलब व्हाट इज द बेस्ट वैल्यू ऑफ थीटा, व्हाट इज द बेस्ट वैल्यू ऑफ द थीटा वेक्टर, वो थीटा वेक्टर का बेस्ट कौन सा वेक्टर है जो कि हमारे डेटा सेट में एक्स आई और वाई आई के बीच जो रिलेशन है उसको एक्सप्लेन कर पाए। तो जब भी बेस्ट की बात होती है, हम समझ सकते हैं कि हम ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहे हैं, है ना। बेस्ट मतलब ऑप्टिमाइजेशन। तो प्रश्न यही है कि बेस्ट कैसे डिटरमाइन करें। बेस्ट जब ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहे हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा। जब भी हम बेस्ट की बात करते हैं हम हमेशा सोचते हैं कि अच्छा कुछ तो ऑप्टिमाइज़ करना है, और जब भी कुछ ऑप्टिमाइज़ करना होता है हमें एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन की आवश्यकता होती है। तो अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है भाई? ऑब्जेक्टिव फंक्शन वो होना चाहिए जो हमारे डेटा सेट को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। डेटा सेट को एक्सप्लेन करने का मतलब ये है कि जो रियलिटी में हो रहा है और जो हम कह रहे हैं होना चाहिए, उन दोनों के बीच में एरर कम होना चाहिए, राइट। तो ये जो एरर वाली जो बात है हम बार बार देखते हैं ऑप्टिमाइजेशन में, तो यहाँ पर भी हम वही बात कह रहे हैं कि भाई हमारा जो आयत डेटा पॉइंट है उसका जो एरर है, मतलब जब मैं थीटा ट्रांसपोज एक्स आई करूँगा और जो मुझे मिलेगा और जो रियल वाई आई है, उन दोनों के बीच में गैप कम से कम होना चाहिए। तो ये मैंने आपको इस स्क्रीन में जो इक्वेशन 1 है, मैंने उसमें ये लिखा है कि जो वाई आई है, मतलब हमारे पास जो डेटा सेट है वाई आई, और जो हमारा थीटा ट्रांसपोज एक्स आई है, थीटा ऐसा हो कि वाई आई माइनस थीटा ट्रांसपोज एक्स आई कम से कम हो, क्योंकि दिस इज द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल।
यानी कि अगर मैं उस वेरिएबल, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल को लीनियर मॉडल उसमें लगाकर हमारा जो ऑब्जर्वेशन है उसको मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ कम से कम एरर में, तो वही मैं चाहता हूँ, राइट। तो EI स्क्वायर जो है ये हमारा एरर का स्क्वायर है, इसको स्क्वायर्ड एरर भी कहते हैं, इसको स्क्वायर्ड एरर कहते हैं, बट ये एक डेटा पॉइंट के लिए है। और ये जो एक डेटा पॉइंट वाली बात है बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट जब करेंगे तो ये एक डेटा पॉइंट काम आने वाला है, ठीक है। तो इसे आप ध्यान रखें। तो एक डेटा पॉइंट की एरर है yi माइनस थीटा ट्रांसपोज xi स्क्वायर, राइट। तो अब हम चाहते हैं कि भाई एक डेटा पॉइंट पे नहीं, पूरे डेटा सेट में एरर कम हो जाए। यानी हम एक डेटा पॉइंट की चिंता नहीं कर रहे हैं, हम पूरे डेटा सेट की चिंता कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ऐसी लाइन खींची जाए जो पूरे डेटा सेट में औसतन एरर हमारी कम कर दे, ऑन एन एवरेज एरर कम कर दे। तो एवरेज निकालने के लिए मेरे पास अगर n डेटा पॉइंट्स हैं तो मैं 1/n से डिवाइड करूंगा। एक्चुअली मैंने 1/2n से डिवाइड कर दिया है, 1/2 से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बट ये हमारे कैलकुलेशन को ईजी बना देता है। तो मैंने अब L थीटा लिखा है यहाँ पर। L थीटा इज आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन, लॉस फंक्शन, विच इज़ अ फंक्शन ऑफ थीटा। ये थीटा का फंक्शन है, यानी कि मुझे थीटा ऑप्टिमाइज करना है। हर थीटा के लिए एक अलग लॉस होगा। वो जो हमने लाइंस देखी थी खूब सारी यहाँ पर, ये वही है। ये L थीटा के ही अलग अलग थीटा है, हर थीटा का एक लाइन है। स्लोप, थीटा स्लोप है, तो हर थीटा के करस्पॉन्डिंग एक लाइन है। हमारे पास बहुत सारी लाइंस हैं, हमें इन बहुत सारी लाइंस में वो लाइन पिक करनी है जो हमारे एरर को कम कर दे, ठीक है। तो ये L थीटा वही ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जो कि कह रहा है कि मैं अपने डेटा सेट पे एवरेज एरर जो है, ओके, यहाँ मैंने सम ऑफ एरर लिखा है, इसको आप एवरेज भी मान सकते हैं क्योंकि मैंने n से डिवाइड कर दिया है। एवरेज एरर ओवर डेटा सेट हमारा मिनिमाइज हो जाए, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, राइट। हमने बोला बेस्ट, फिर हमने बोला ऑप्टिमाइज, फिर हमने बोला ऑब्जेक्टिव, और अब ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया है। फाइनली हम ऐसा लिख सकते हैं कि भाई मिनिमाइज L थीटा, राइट, सब्जेक्ट टू थीटा बिलोंग्स टू RD, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ चुका है। ये हमारा ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, okay. Our optimization problem is that we want to minimize L theta subject to theta belongs to RD, यानी थीटा पूरे RD स्पेस में ले सकता है, कोई भी वैल्यू ले सकता है, कोई चिंता की बात नहीं है। यानी एक तरह से ये अनकंस्ट्रेंट प्रॉब्लम है। और अनकंस्ट्रेंट प्रॉब्लम के लिए हमने देखा था कि हमारा जो कंडीशन है, ऑब्जेक्टिव ऑप्टिमैलिटी कंडीशन जो है वो है सफिशिएंट कंडीशन और नेसेसरी कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन इज Hessian of L theta should be positive definite, and necessary condition is gradient should be 0, right? तो हम इसको सॉल्व करते हैं और अब हम इसको ग्रेडियंट डिसेंट से सॉल्व करेंगे। तो ग्रेडियंट डिसेंट क्या है? ग्रेडियंट डिसेंट आपको याद होगा कि हम शुरुआत करते हैं किसी भी रैंडम थीटा से, क्योंकि हमारा थीटा वेरिएबल है, हम किसी भी रैंडम थीटा से शुरुआत करते हैं और उसके बाद ये जो है ये हमारा ग्रेडियंट डिसेंट का इटरेशन है। दिस इज ग्रेडियंट डिसेंट इटरेशन। और जो हमारा स्टॉपिंग क्राइटेरिया है वो ये है, टिल, मैं यहाँ लिख देता हूँ, टिल स्टॉपिंग क्राइटेरिया इज मेट। स्टॉपिंग क्राइटेरिया क्या है कि ग्रेडियंट ऑफ एल थीटा जो है, रिमेंबर ग्रेडियंट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब वो थीटा, जब आप थीटा पे पहुंच गए हैं, ऐसे थीटा पे पहुंच गए हैं जिस थीटा पे ग्रेडियंट ऑफ एल थीटा का जो नॉर्म है, यानी कि वो 0 से कितना दूर है, वो नॉर्म एप्सिलॉन से कम हो जाए, तो हम रुक जाएंगे। यानी हम एक रैंडम थीटा से शुरुआत करेंगे, हम एक एक स्टेप लेते जाएंगे और जब हमारा ये कंडीशन आ जाए तो हम रुक जाएंगे। ये हमारा ग्रेडियंट डिसेंट है, ये हमने ये पिछले क्लास में किया था। तो अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ये है कि अगर ये ग्रेडियंट डिसेंट है तो ग्रेडियंट क्या है, ग्रेडियंट निकालेंगे कैसे इस एल थीटा का, और स्टेप साइज क्या होगा, इसके बारे में हमने बात की थी, ठीक है। तो मैं स्टेप साइज को अभी एक बार हटा रहा हूँ क्योंकि हम ये इस स्टेप साइज पे आएंगे जब हम कोडिंग करेंगे सीधा, ठीक है। हमारे पास 3 स्टेप साइज के एग्जाम्पल्स हैं, हम वो तीनों एक स्टेप साइज यूज़ कर सकते हैं। हम इस उदाहरण के लिए पहले ग्रेडियंट निकालते हैं एल थीटा का, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है। तो अभी तक यही हुआ है कि हमने अपना लीनियर रिग्रेशन प्रॉब्लम डिफाइन किया,
हमने उसका एरर डिफाइन किया, हमने उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखा, अब हमने उसका ग्रेडियंट डिसेंट भी लिख दिया है। अब हम ग्रेडियंट डिसेंट पे और डिसेंट करेंगे, नीचे जाएंगे। तो चलिए एल थीटा की बात करते हैं। तो हाँ, तो एल थीटा मैं फिर से एक बार आपके सामने यहाँ लिख देता हूँ, इज 1/2n, i इज इक्वल टू 1 to n, ई आई थीटा स्क्वायर, राइट। ये हमारा ग्रेडियंट डिसेंट, ये हमारा एल थीटा था, माफ़ कीजिएगा। एंड मैं इसी को ही आगे बढ़ा रहा हूँ, i इज इक्वल टू 1 to n, वाई आई माइनस थीटा ट्रांसपोज एक्स आई का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा वो है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है एल थीटा। अब हमें ग्रेडियंट ऑफ एल थीटा निकालना है। तो हमारे पास, मैं आपको बता दूं, ग्रेडियंट निकालने के दो तरीके हैं और दोनों तरीके ही आसान हैं। हमने दोनों तरीके पहले किए हुए हैं। देखिए, ग्रेडियंट ऑफ एल थीटा जो होता है वो ये होता है, डी ऑफ डी थीटा 1 एल थीटा से लेकर डी ऑफ डी थीटा डी एल थीटा, राइट। ये है ग्रेडियंट ऑफ एल थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, यानी ये खुद वेक्टर है। तो हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि मैं हर थीटा 1 से इसको डिफ्रेंशिएट करूं और मैं इसको यहाँ लिख दूं, जो कि आसान है। और इनफैक्ट हम जैसे हम हर क्लास में करते हैं, मैं इस क्लास में भी आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप इसी समय वीडियो को रोकें और थीटा में ये जो मैंने तरीका बताया है, हर थीटा के लिए अलग अलग डिफ्रेंशिएट करें और ये ग्रेडियंट लिख दें, इसे साइड में लिख दें। फिर जो दूसरा मेथड है जिसमें मैं आने वाला हूँ, उससे भी वैसी करेंगे, वही आप करें वीडियो रोककर, और दोनों की तुलना कर लें, दोनों को कंपेयर करें, दोनों बिल्कुल सेम आने चाहिए, ठीक है। तो ये बड़ा आसान है। मैं आपको छोटा सा इसमें हिंट भी दे सकता हूँ। फिर भी जैसे जिन्हें हिंट नहीं चाहिए वो वीडियो रोक के अभी ग्रेडियंट निकाल सकते हैं इसका। तो हिंट ये है, और हिंट बहुत ही, मतलब ये भी बड़ी आसान है कि ग्रेडियंट ऑफ एल थीटा विथ रिस्पेक्ट टू कोई भी थीटा आए, यानी कि इसको मैं काट के d बाई डी थीटा आई ऑफ एल थीटा लिख देता हूँ, ठीक है। दिस इज d बाई डी थीटा आई ऑफ समेशन ऑफ ई आई स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज समेशन ऑफ d बाई डी थीटा आई ऑफ ई आई स्क्वायर। तो अब आप कोई भी एक ई आई ले लीजिए और उसमें थीटा आई को डिफ्रेंशिएट कर लीजिए और उसको सम कर देंगे तो आपका ग्रेडियंट आ जाएगा। ई आई थीटा भी बड़ा आसान है। मैं थोड़ा और आगे चले जाता हूँ इसमें। ये जो है वो कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ पे 1/2n हम ना भूलें, ठीक है, वो एनीवे आपको याद ही होगा। तो ये जो है ये ऐसा है, समेशन ऑफ थीटा आई इज इक्वल टू 0 टू या 1 टू डी, जैसे भी आपको देखना है देख सकते हैं, थीटा आई एक्स आई डी का स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो थीटा आई को छोड़कर बाकी सारे थीटा के साथ डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो ये अब मैं इसके आगे आप पे छोड़ता हूँ, ठीक है। तो ये पहला मेथड है, ये हमारा ग्रेडियंट निकालने का पहला मेथड है। अब हम दूसरे मेथड पे जाते हैं, जो कि मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि आपको वही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो फास्ट है और वो वेक्टराइज कर देता है हमारे पूरे फॉर्मूले को। तो मैं फिर से लिखता हूँ एरर को। तो ई आई थीटा जो है हमारा है, ई आई स्क्वायर थीटा इज़ वाई आई माइनस थीटा ट्रांसपोज एक्स आई स्क्वायर। अब मैं इसी को ही फिर से लिख रहा हूँ दूसरे तरीके से, वाई आई माइनस एक्स आई ट्रांसपोज थीटा। ये एक ही बात है, अगर आप ध्यान दें तो इसमें दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस मैंने थीटा ट्रांसपोज एक्स आई को एक्स आई ट्रांसपोज थीटा कर दिया है, ठीक है। अब फाइनली मैं एक मैट्रिक्स बनाता हूँ जिसको मैं इस तरह लिखूँगा, इसको मैं कैपिटल वाई बोल रहा हूँ, जिसको मैं लिखूँगा वाई स्मॉल y1 स्मॉल y2 स्मॉल yn, यानी मैंने सारे वाइस को खड़ा करके एक के नीचे एक मैंने y बना दिया है, कैपिटल Y, ठीक है। ये हमारा y बन चुका है। अब मैं x थीटा को भी वैसे लिखने वाला हूँ। तो हमारा जो x मैट्रिक्स है, तो ध्यान दें कि ये एक n×1 मैट्रिक्स है, तो हमारे पास भी यहाँ पर x ट्रांसपोज टाइम्स एक थीटा मैट्रिक्स आ गया है ऐसे ही। तो मैंने सारे x, ये जो हमारे जितने भी ये हैं, मैंने उनको
कुछ इस तरह लिख दिया है, ठीक है। यानी x1 ट्रांसपोज, x2 ट्रांसपोज, x3 ट्रांसपोज, एक को एक के नीचे एक लिख दिया है और यहाँ पे थीटा है, तो x1 ट्रांसपोज थीटा, x2 ट्रांसपोज थीटा, ऐसे करके हमारा ये आ गया। तो इसको मैं x ट्रांसपोज थीटा, और ये थीटा वेक्टर है, राइट, और ये y भी वेक्टर है। तो आप ध्यान दें कि अब मैं समेशन ऑफ ई आई स्क्वायर थीटा 1/2n, जो कि हमारा एल थीटा है, ऑलराइट, जो कि हमारा एल थीटा है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2n नॉर्म ऑफ y माइनस एक्स ट्रांसपोज थीटा स्क्वायर, टू नॉर्म, इसका टू नॉर्म, ये हमारा जो है अब मैट्रिक्स फॉर्म में आ गया है। तो आपको एक समेशन लिखने की जरूरत नहीं है, हमने इसको वेक्टर और मैट्रिक्स के फॉर्म में कर दिया है, ठीक है। और मैं चाहूँगा कि ये जो पूरा अलजेब्राइक मैनिपुलेशन है, इसे आप खुद से करें। हालांकि हमने क्लास में 2-3 बार किया है, और मैं इसे इसलिए फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये डेटा सेट और एरर फंक्शन को मैट्रिसेस के फॉर्म में लिखना ना केवल लीनियर रिग्रेशन में काम आता है, बल्कि न्यूरल नेटवर्क्स में, डीप न्यूरल नेटवर्क्स में भी काम आता है। जैसे आपको ये दिखने लग जाएगा मैट्रिसेस के फॉर्म में, आपका जीवन बहुत ही आसान हो जाएगा, मशीन लर्निंग में भी और ऑप्टिमाइजेशन में भी, ठीक है। तो ये हमारा एल थीटा हो गया। अब आपको अगर याद हो तो हमने इस ऐसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को देखा हुआ है। मैं आपको हिंट देता हूँ, वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन कुछ इस तरह का था, ए एक्स माइनस बी नॉर्म स्क्वायर, राइट। यहाँ पे b है y, a है x थीटा और थीटा है x। वहाँ पे x वेरिएबल था, यहाँ पे x डेटा सेट है, थीटा वेरिएबल है। और इस कंफ्यूजन को मैंने जानबूझ के क्रिएट किया है ताकि आप वेरिएबल और डेटा सेट में कभी कंफ्यूज ना हो, क्योंकि कई जगह x को वेरिएबल मान लिया जाता है मगर मशीन लर्निंग में x को डेटा सेट माना जाता है। तो ये सिर्फ वेरिएबल के नाम की बात है, इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, और कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे कंफ्यूजन जानबूझ के क्रिएट किया है, ठीक है। तो ये सेम बात है, राइट। ये b हमारा वेक्टर था, a हमारा मैट्रिक्स था, x हमारा वेक्टर था। तो अगर आपको ध्यान हो तो हमने ये लिखा था कि a x माइनस बी का नॉर्म स्क्वायर का जो ग्रेडियंट है वो कुछ इस तरह आता है, 2a ट्रांसपोज a x माइनस a ट्रांसपोज b, राइट। यानी ग्रेडियंट ऑफ x ट्रांसपोज थीटा माइनस y नॉर्म, ग्रेडियंट ऑफ थीटा नॉट x, सॉरी, ठीक है। ग्रेडियंट ऑफ x ट्रांसपोज थीटा माइनस y, ये मैं क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि हमें ग्रेडियंट ऑफ l निकालना है, ठीक है। 1/2n भी आ गया यहाँ पर। तो 1/2n टाइम्स, अब a की जगह x ट्रांसपोज है तो a ट्रांसपोज की जगह x आ जाएगा, तो x ट्रांसपोज थीटा माइनस x टाइम्स y, ये हमारा ग्रेडियंट आ गया, टाइम्स 2, और 2 और 2 कैंसिल हो गया, यानी कि 1/n x ट्रांसपोज टाइम्स थीटा माइनस xy। अब आप ये देखिए कि ये जो ग्रेडियंट है ये हर स्टेप में थीटा चेंज कर रहा है, लेकिन ये आपको सिर्फ एक बार कैलकुलेट करना है। तो आपने एक बार ये मैट्रिक्स, दो मैट्रिसेस कैलकुलेट कर लिए जो कि d क्रॉस d और d क्रॉस 1 मैट्रिसेस हैं, तो आप उसे बार बार यूज कर सकते हैं अपने थीटा को अपडेट करने के लिए, राइट। तो ये हमारा ग्रेडियंट हो गया, ये हमारा ग्रेडियंट हो गया। इस इक्वेशन को मैं बोल देता हूं g। आप इक्वेशन नंबर g को अब आप यहाँ यूज करेंगे हमारे ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम में। यहाँ पर मैं इस इक्वेशन नंबर को इसको बोल देता हूँ GD, ओके। तो इक्वेशन नंबर GD में आप ग्रेडियंट ऑफ L थीटा फ्रॉम इक्वेशन G सब्सटीट्यूट करेंगे, जो कि हमने यहाँ लिखा है, ठीक है, जो कि हमने यहाँ लिखा है, और आपका ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम तैयार हो गया है। तो बस अब आपके पास x दिया हुआ है, डेटा सेट दिया हुआ है, आपके पास y दिया हुआ है, राइट। सो व्हाट यू डू इज यू कंप्यूट x ट्रांसपोज एंड xy just once and use equation G in GD। ये आपका ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम तैयार हो गया। तो आप देखिए ये बड़ा ही आसान है, मतलब हम इसको अब कल देखने वाले हैं, अगले सेशन में देखने वाले हैं कि कैसे हम डेटा सेट लेंगे,
उससे ही कैलकुलेट कर लेंगे और ग्रेडियंट निकाल के हमारा काम हो चुका है। तो ये ग्रेडियंट डिसेंट है। ध्यान देने वाली बस आखिरी बात ये है कि हम इस ग्रेडियंट को पूरे डेटा सेट में बार बार कैलकुलेट कर रहे हैं, एक बार नहीं कर रहे हैं। मतलब हम एक्स ट्रांसपोज और एक्स वाई को पूरे को यूज़ करते हैं, पूरे डेटा सेट को यूज़ करते हैं, और थीटा जो है हमारा, जो थीटा इटरेट है, जो थीटा हर स्टेप में इटरेट हो रहा है, वो पूरे डेटा सेट में इटरेट हो रहा है हर बार, राइट। ये इसे बैच डिसेंट कहते हैं, यानी हमने पूरा डेटा सेट का बैच बना लिया है। हम आगे चल के जब स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट और इसके आसपास की चीज़ों की बात करेंगे तो हम ग्रेडियंट एक पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे, यानी हम ग्रेडियंट का एस्टीमेट कैलकुलेट करेंगे, ग्रेडियंट भी कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो इस बारे में हम आगे चल के बात करने वाले हैं, बट मैं आपको बता दूं कि हम कहाँ जा रहे हैं और उस समय ई आई थीटा काम आने वाला है, ठीक है। तो ये हमारा ग्रेडियंट डिसेंट है। मैं चाहता हूँ कि आप इसे जाएं और हो सके तो खुद से कोड करें। इन एनी केस हम क्लास में इसे कोड करने वाले हैं और हम पाईटॉर्च का भी प्रयोग करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।